तो आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स जो है देखते हैं। इसमें जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए। फर्स्ट चैप्टर होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, सेकंड होगा लैग्रेंज इक्वेशंस, थर्ड वन है हैमिल्टन्स इक्वेशंस, फोर्थ है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, फिफ्थ चैप्टर होगा टू डायमेंशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, सिक्स है आयलर्स डायनामिकल इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस, सेवेंथ चैप्टर है थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, एट्थ वन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, नाइन्थ चैप्टर पॉइसन्स ब्रैकेट, और टेंथ है मिसलेनियस टॉपिक जो कुछ होंगे जो बच जाएंगे वो हम लोग करेंगे। तो ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कंटेंट होता है स्पेशली। बाकी जो है थोड़ा बहुत और भी टॉपिक होते हैं जिसको हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। इसके लिए जो आपको अगर बुक्स की बात करें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, तो दो बुक्स जो हैं जो अच्छी बुक्स हैं, बाकी तो बहुत बुक्स हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स बाय J.C. उपाध्याय, ये तो एक बहुत अच्छी बुक है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। क्लासिकल मैकेनिक्स बाय J.C. उपाध्याय, ये हिमालय पब्लिकेशन की है। आप इस बुक को आसानी से ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो है आपको उस पर भी मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा आपको इसका जो है ना ऑनलाइन। सेकंड बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गोल्डस्टाइन, और ये एडिशन वेस्ले पब्लिकेशन की है, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये दोनों बुक्स आप ऑनलाइन जो है PDF इनके अवेलेबल हैं, PDF आप जो है इनके देख सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको PDF भेज दूँगा, मेरे पास दोनों के हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स के इस कंटेंट के बाद इसमें कुछ ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। वो बेसिक चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। जैसे जो है इसको प्री रिक्विजिट कहते हैं। प्री रिक्विजिट में जो है आपका, या इसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, जो कि क्लासिकल से पहले जो ज़रूरत पड़ेगी जिन चीज़ों की कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरेक्शंस। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मोशन या रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट हैं उनका हम जो है स्टडी करते हैं। तो वो कैसे, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस तरीके से रुक सकता है, कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई रेस्ट में है तो वो किस तरीके से चलेगा, उस पर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरेक्शंस का मतलब यही होता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स चाहिए तभी तो रुकेगा। और अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट से भी उसको मोशन में लाने के लिए उसको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो सबसे जो पहला डेवलपमेंट जो फेमस है वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने 3 लॉज बनाए थे 1687 में, है ना, उनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। मैकेनिक्स ने यहीं से जो है गति पकड़ी थी। थर्ड है द मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड अल्टरनेटिवली डेवलप्ड बाय लैग्रांज, हैमिल्टन एंड अदर्स इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इस्तेमाल करके जो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट कुछ किया गया कुछ चीज़ों का, उसी को हमने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। द मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड अल्टरनेटिवली डेवलप्ड बाय लैग्रांज, हैमिल्टन एंड अदर्स इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये 4-5 लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप किया क्लासिकल मैकेनिक्स। असल में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी मैथमेटिकल मैकेनिक्स है। तो इसको जो है हम फिजिक्स से डील ज़रूर करते हैं, लेकिन ये है पूरा मैथमेटिक्स। द एनालिटिकल और सुपीरियर स्कीम्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय डीएलेम्बर्ट, लैग्रांज, हैमिल्टन एंड अदर इज नॉन एज एनालिटिकल मैकेनिक्स। इस क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जो एनालिटिकल वर्क हुआ कुछ, उसको हमने एनालिटिकल मैकेनिक्स कहा। ये इन लोगों ने किया था, डीएलेम्बर्ट ने, लैग्रांज ने, है ना, और हैमिल्टन ने, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक तरीके की न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी उसी की हेल्प से कुछ चीज़ें डेवलप करी।
जो जनरलाइज किया उन चीज़ों को, उसको हमने कहा एनालिटिकल मैकेनिक्स। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद द एनालिटिकल अप्रोच हैज़ द फर्दर एडवांटेज दैट इट कैन बी जनरलाइज टू क्वांटम मैकेनिक्स वेयर न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। अब जब ये एनालिटिकल अप्रोच क्या हुआ, इसको फिर से जनरलाइज किया गया, तो जो जनरलाइज करके जो फिजिक्स बनी या जो मैकेनिक्स बनी उसको हमने कहा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, जहाँ न्यूटन के लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होते, ये जो है बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स के लिए होती है, तो इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। बिसाइड्स इट्स लिमिटेशंस, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, क्योंकि वो छोटी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पर काम नहीं करती है। बिसाइड्स इट्स लिमिटेशंस द क्लासिकल मैकेनिक्स इज वेरी यूजफुल सच एज द ऑब्जर्वेशन सच एज द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी, linear momentum and angular momentum are of universally validity even in relativistic mechanics and quantum mechanics। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो है कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की लॉज हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और ये लॉज जो है खाली क्लासिकल मैकेनिक्स में ही नहीं, ये जो है यूनिवर्सल लॉज है ना, यूनिवर्सली वैलिड है। ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी सही रहते हैं और ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी सही रहते हैं, है ना। ये है। सो इफ़ वी इमेजिन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू ए रिजिड बॉडी एंड बी डिस्क्राइब, ये रिजिड बॉडी क्या होती है हम बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। एंड बी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल रिलेटिव टू इट, देन सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते हैं कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करें किसी रिजिड बॉडी से, है ना, और किसी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन बताएं, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है उसको हम कहते हैं ये जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जो है आप, क्योंकि ये तो जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ी होगी बीएससी वगैरह में, ये है ना, एमएससी में ये होता है पेपर, तो मैं एक रेफरेंस के तौर पर ये चीज़ें सब्जेक्ट को सही स्टार्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। बाकी जो है आप डिटेल में जाना है तो जो हमने बुक्स बताई उनको पढ़िए, उनमें डिटेल में भी है ये सब। इफ़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है। तो अगर पोजीशन वेक्टर आर से पोजीशन किसी वेक्टर की हम जो है पार्टिकल की अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको, और अगर उसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स बाई जेड, तो उसको ऐसे लिखते हैं एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, आर इज इक्वल टू आई जे के जो है यूनिट वेक्टर होते हैं। किस डायरेक्शन में, ये एक्स में होगा, ये बाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। ठीक है। ये आर, इसको हम कहते हैं आर को पोजीशन। ठीक, क्या कहेंगे, किसी पार्टिकल की क्या है ये पोजीशन है। नेक्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई वेलोसिटी, इसी का आप टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो है डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है ना। अगर ये फंक्शन आर जो है वो टी पे डिपेंड करने लगे, यानी डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो है वो एक्सीलरेट करेगा, वेलोसिटी भी होगी उसमें। तो अब पोजीशन किस में बदल जाएगी, वेलोसिटी में। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी, ये जो है कंपोनेंट हैं ये वेलोसिटी के, ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट। अब अगर वेलोसिटी है और फिर से मतलब पार्टिकल क्या है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन भी होगा। देन ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी टू। चाहे हम डी वी अपॉन डी टी लिखें चाहे डी टू आर अपॉन डी टी टू लिखें, क्या पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो या वेलोसिटी को 1 बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन मिलता है। तो इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू जे प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी टू के, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये पोजीशन का आपका पोजीशन का फॉर्मूला है, किसी पार्टिकल की पोजीशन। ये आपका वेलोसिटी का है ना, वेलोसिटी
ये आपका एक्सीलरेशन का है, ये आपका एक्सीलरेशन। तो ये बेसिक चीज़ें पहले जानते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी इनकी सबकी, इस्तेमाल करेंगे आगे। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ एंड टाइम टुगेदर कंस्टिट्यूट एन इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय 4 कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन किसी पार्टिकल की है ना, पोजीशन और टाइम, ठीक है ना, टाइम। तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 3 x y z, और टाइम के कोऑर्डिनेट t होता है। चारों मिलके एक इवेंट बनाते हैं, ये इस तरीके का x y z, ठीक है। इस इवेंट को हम कहते हैं स्पेस टाइम, ठीक है, रेफरेंस सिस्टम, ठीक है, स्पेस टाइम रेफरेंस सिस्टम। जो लोग रिलेटिविटी वगैरह पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते हैं इसको। बहरहाल आप यहाँ इतना ही पढ़िए कि पोजीशन के कोऑर्डिनेट x y z होते हैं, टाइम का कोऑर्डिनेट t होता है, चारों को मिला के एक इवेंट बनाते हैं, इसको हम रेफरेंस स्पेस टाइम रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आगे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, ये अगला पॉइंट ये है प्रीरिक्विजिट का। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, है ना। फर्स्ट लॉ था इनिशिया का, सेकंड था लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता था, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को इनिशिया कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी आप कहिए, चाहे इसको क्या कहिए, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इनिशिया भी कहते हैं इसको, इनिशिया, है ना, इनिशिया। अनलेस नॉट डिस्टर्ब्ड बाई सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई बाहरी अगर हमें ताकत नहीं उस पर लगाते हैं तब तक जो, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, चलती है तो चलती रहती है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ये। सेकंड लॉ न्यूटन का क्या है, ये फोर्स का है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम है उसको टाइम के साथ अगर चेंज कर दें, इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स। तो ये बात फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है ना, ये चीज़ है। तो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, इसी को लिखते हैं एफ इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी अपॉन डी टी। क्या चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम। पी क्या है, मोमेंटम। पी है मोमेंटम आपका, मोमेंटम को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी। तो यहाँ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी को अलग कर दो, पी की जगह पर एम बी रख दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए। एम जो है न्यूटन ने कांस्टेंट माना है। एम न्यूटन ने क्या कहा, ये सब न्यूटन के बेस पे चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि न्यूटन के ही लॉ हैं। तो एम कांस्टेंट है तो एम डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डी बी ओवर डी टी। और डी बी ओवर डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। सिंस एम इज द मास ऑफ ए बॉडी एंड न्यूटन कंसिडर्ड इट एज ए कांस्टेंट। न्यूटन ने इसको क्या कंसिडर किया था, कांस्टेंट कंसिडर किया था मास को, ठीक है, एम को। तो इसीलिए ये बाहर हो गया, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं होता। तो ये क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो ये सेकंड लॉ है, एज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल लॉ कहते हैं, राइट। थर्ड लॉ है ये एक्शन रिएक्शन लॉ है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, ठीक है, एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ 1 and 2 बॉडीज आर इंटरेक्टिंग म्यूचुअली, अगर 2 बॉडी एक दूसरे को कैसे कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है म्यूचुअली, परस्पर, है ना, देन F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये होता है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ये इसका मतलब होता है इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, दूसरी बॉडी के द्वारा। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। तो ये दोनों, ये थर्ड लॉ था न्यूटन का, है ना। नेक्स्ट है इनिशियल फ्रेम। इनिशियल फ्रेम क्या होता है, इनिशियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन के लॉ वर्क करते हैं। एंड इनिशियल फ्रेम इज द वन इन विच द लॉ ऑफ इनिशिया होल्ड्स ट्रू, यानी न्यूटन का जहाँ फर्स्ट लॉ ट्रू होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल फ्रेम। दस फॉर सच टाइप ऑफ फ्रेम्स एफ इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0। अब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा इसका मतलब इनिशियल नहीं है, जब इनिशियल नहीं है तो एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, तो उसका कोई फोर्स नहीं है। अब जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है ना। ये ऐसे फ्रेम्स को हम क्या कहते हैं, इनिशियल फ्रेम कहते हैं। इनिशियल फ्रेम ऐसे फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वर्क करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छी चीज़ें आ रही हैं।
इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व, तो लीनियर मोमेंटम जो है पार्टिकल का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। दिस इज द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ फॉर ए फ्री पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल का जो होता है कब जब कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसका अगला पॉइंट जो है वो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर टॉर्क काम नहीं कर रहा, अगर टॉर्क जीरो होता है तो जो है एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ध्यान देना है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर फोर्स जीरो है, अगर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जीरो होगा। और अगर यहाँ पर टॉर्क अगर नहीं काम कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क चाहिए होता है। दिस इज द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक, तो मोमेंटम दो हुए जो कि दोनों क्या होते हैं आपके, एक एंगुलर मोमेंटम और एक लीनियर मोमेंटम, और ये दोनों ही मोमेंटम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन होती है, एक में लीनियर मोमेंटम में फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी फोर्स कोई नहीं होना चाहिए, फोर्स फिक्स होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ फोर्स लिखते हैं तो इसका मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, और इसमें एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क है, इसका मतलब टॉर्क जीरो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन कब कब हो सकती है, तो सबसे पहला इसमें होता है वर्क। क्या होता है, वर्क को डिफाइन करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ अपॉन ए पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू ए पॉइंट 2। चलिए, इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल है, उसको पार्टिकल को हम पॉइंट 1 से 2 तक ले जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 तक ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, तो इसको W12 से डिनोट करते हैं, ठीक है। W12 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 FDR, ये फार्मूला है, इससे वर्क डन निकालते हैं 1 से 2 तक, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसी में देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट ये था वर्क, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv², और इसको प्रूफ इसी से करते हैं, ठीक है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी यही होती है, W12 इज इक्वल टू 1 से 2 FDR, और इसका जब हम FDR जो है निकालेंगे, ठीक है, FDR F इज इक्वल टू फोर्स है ना, DR जो है वो आपका R इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK है, तो DR करेंगे तो DXI प्लस DYJ प्लस DZK हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो निकालने के बाद मतलब आप देख सकते हैं बुक में दिया हुआ जैसे उपाध्याय, हम यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो डायरेक्ट इतना आएगा T2 माइनस T1। T2 क्यों आएगा, क्योंकि अपर लिमिट 2 है, तो वो हाफ एम B2² आएगा, आप देखना। और ये 1 लगाएंगे तो हाफ एम B1² आएगा, तो उसको कहेंगे T2 B2 वाले को, और इसको कहेंगे T1, तो ये आ जाएगा W12 आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम B²। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, अब ये चीज़ आती है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए FDR 0 होना चाहिए। दस इफ ए फोर्स इज कंजर्वेटिव द वर्क डन ऑन द पार्टिकल अराउंड ए क्लोज पाथ एंड फोर्स फील्ड इज 0, यानी जो फोर्स जो है टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है वो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, वही वर्क डन से निकालते हैं, W12 इज इक्वल टू 1 से 2 FDR, और इसकी वैल्यू आती है B1 माइनस B2, ठीक है। B1 माइनस B2 अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये आपका जो होता है इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं चीज़ें, है ना, थोड़ा सा इसको रिकैप कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आप अगर प्रूफ करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जब कभी ज़रूरत होगी तो कभी देखा भी जाएगा, कर देंगे। अब यहाँ देखिए आप, ये तो था आपका, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और यहाँ देखो W12 ये भी है, और वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, W12 ये भी है, तो ठीक है। तो W12 का ये फार्मूला है और W12 का ये फार्मूला, तो स्टार और डबल स्टार दोनों देखो तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगी, यहीं से मिलेगा। तो यहाँ से ये फार्मूला मिलेगा कंजर्वेशन थ्योरम। कंजर्वेशन थ्योरम हमारी क्या होती है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ वही दोनों से, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड सेम देयरफॉर
B1 माइनस B2, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। B1 माइनस B2 इक्वल टू T2 माइनस T1। तो या इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो T1 प्लस B1, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। T1 प्लस B1, 1 एक तरफ रखो और 2 एक तरफ रखो, तो T1 प्लस B1 इक्वल टू T2 प्लस B2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। यही कंजर्वेशन थ्योरम होती है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करोगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। दस द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, दैट इज ये है T प्लस B इक्वल टू ई। टी का मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, E इज द टोटल एनर्जी और T क्या है, काइनेटिक एनर्जी, B जो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना हमने रिकैप किया है, ये बेसिक चीज़ें कुछ बताई हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे आपको डिटेल इसका जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम वहाँ से बताएंगे। अभी तक हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का कुछ नहीं बताया, क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक बताया कि यह क्लासिकल मैकेनिक्स हम जो है किस तरीके से करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए क्या क्या टूल इस्तेमाल होंगे। तो ये सब चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स में इस्तेमाल होंगी। ओके, थैंक यू।